चलिए, वॉइस क्लियर है सभी को। चलिए बेटा, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप बढ़िया बढ़िया होंगे और अच्छी चल रही होगी आपकी पढ़ाई, है ना। और आज क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं, और बेटा आज की क्लास में हम थोड़ा सा स्टैटिक पढ़ने वाले हैं। वॉइस प्रॉब्लम है सर। ओके, एक मिनट दीजिएगा बेटा। चलिए, अब बताइए। वॉइस वॉइस भी नहीं आ रही है, स्क्रीन भी ब्लैक है। हाँ बेटा, अब ठीक है वॉइस? थोड़ा सा मुझे बता दीजिए सभी लोग। बेटा वॉइस बता दीजिए, क्लियर है सभी को? प्रियंका। बेटा वॉइस बताइए, आ रही है सभी को? वॉइस आ रही है क्या? बेटा एक मिनट दीजिएगा मुझे ना, मैं थोड़ा ओपन कर लूँ। चलिए, है ना। हाँ बेटा, एक बार बता दीजिए मुझे सभी को, वॉइस वगैरह क्लियर है सबको? ओके, ऑल गुड। चलिए बेटा, एक बार मुझे बता दीजिए सभी लोग, ऑल गुड? वॉइस वॉइस नॉट क्लियर। एक मिनट बेटा, बाकी लोग बताइए, वॉइस सिर्फ एक कोई प्रॉब्लम है या बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम है? बेटा वॉइस का थोड़ा सा मुझे बताइए। बेटा राहुल, क्लियर है भाई वॉइस, है ना? वॉइस क्लियर है, एक बार आप चेक कर लो। हाँ
बेटा अब आ रही होगी आई थिंक। मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। वॉइस ओके है, इधर भी ओके है, ठीक। क्लियर है राहुल? बाकी लोगों को वॉइस क्लियर है कि नहीं ये बताइए थोड़ा सा। चलिए चलिए ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ लिया था, शास्त्रीय भाषाओं को पढ़ लिया था, क्लासिकल लैंग्वेज को पढ़ लिया था, कंप्लीट हो गई थी हमारी भाषाएं। तो आप कहोगे कि सर हमारी क्लासिकल लैंग्वेज कंप्लीट हो गई थी। जितनी भी भाषाएं क्लासिकल लैंग्वेज की बात करेंगे तो टोटल वर्तमान में कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस है? कितनी? 6 नहीं, वर्तमान में कितनी हो गई? 11 हो गई। कितनी हो गई? 11 हो गई। और 11 में से मैंने आपको बताया था कि विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? इंग्लिश। और दूसरे नंबर पे मंडारिन। मंडारिन कहाँ की? चाइना की। और तीसरे नंबर पे हमारी प्यारी हिंदी बोली जाती है। क्लियर है क्या? ये बता दिया था। अच्छा, आर्टिकल के बारे में बताया था कि आर्टिकल 343 से लेकर के आर्टिकल 351 तक आपकी कौन सी भाषा बोली जाती है? सॉरी, आर्टिकल में आपको भाषाओं के बारे में जानकारी दी गई भाग 17 में। अच्छा, अनुसूची कौन सी? तो आप कहोगे अनुसूची 8 में है। और भाग कौन सा हो जाएगा? 17 हो जाएगा। देन उसके बाद में मैंने आपको बताया था राजभाषा आयोग के बारे में बात की थी कि एक भाषाओं के लिए क्या बनाया गया, एक आयोग बनाया गया, कमीशन बनाया गया, और वो कौन सा है? 344 आर्टिकल में है, ये आपको याद होगा। देन मैंने आपको बोला था आर्टिकल 351 याद रखना है ना। इसमें हिंदी के विकास के लिए कि कैसे हम हिंदी को डेवलप कर सकते हैं, हिंदी को विकासशील बना सकते हैं हिंदी में ही। जैसे हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल की अगर बात करेंगे तो ऑफिसेज में बहुत सारे काम क्या होते हैं गवर्नमेंट में, पूरे इंग्लिश में होते हैं। हाई कोर्ट देख लो, तो कैसे इसको डेवलप करके और क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। क्लियर? देन इसके बाद में बात करें बेटा इसके इतिहास के बारे में बात करते हैं कि क्लासिकल लैंग्वेज को हम बनाएंगे कैसे, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि क्लासिकल लैंग्वेज होती क्या है, इसके बेसिस क्या है, वो पुरानी होनी चाहिए, किसी और भाषा से उसको नहीं लिया गया होगा, है ना। ये बताया था कि किसी और भाषा से उसको नहीं लेना चाहिए, वो भाषा किसकी हो जाएगी, वो ओरिजिन उसका मूल होना चाहिए, वो पुरानी होनी चाहिए, ओल्ड होनी चाहिए, उसके ग्रंथ होने चाहिए उसमें। इसीलिए मैं हिंदी को नहीं मानता, क्योंकि हिंदी कैसी है, संस्कृत से विकसित हुई है। इसीलिए ये मैंने आपको बता दिया था, मूल्यवान है, विरासत है, ये सारी चीजें लिखा दी थी। इसके बाद में कुछ भाषाएं आपको बताई थी कि कौन कौन सी है। तो आप कहोगे कि सर जो लैंग्वेजेस है क्लासिकल लैंग्वेज वो कौन कौन सी है। तो आप कहोगे कि पहली क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी जोड़ी गई? तमिल। कब जोड़ी गई? 2004 में। उसके बाद में कौन सी थी? संस्कृत। कब जोड़ी गई? 2005 में। उसके बाद में कौन सी? तेलुगु। कब जोड़ी गई? 2008 में। तेलुगु कहाँ बोली जाती है? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। देन कौन सी? फिर कन्नड़। कन्नड़ कब जोड़ी गई? 2008 में। कौन से स्टेट की? कर्नाटक। अच्छा, मलयालम कब जोड़ी गई? 2013 में। और कौन से राज्य की? केरल की। उसके बाद में कौन सी? 2014। कौन सी हो जाएगी? उड़िया। और उड़िया के बाद में बेटा यहां पर आपको और याद रखना है कि 2024 में। कब? आप कहोगे कि सर 2024 में कब जोड़ी गई बाकी की भाषाएं? 2024 में। और 2024 में कितनी जोड़ी गई? तो आप कहोगे कि 6 जोड़ी गई। कौन कौन सी सर? तो आप कहोगे पाली। पाली कौन से धर्म की? पाली बौद्ध धर्म की। पाली किसकी है? तो आप कहोगे सर बौद्ध धर्म की जोड़ी गई। पाली के बाद में आप कहोगे प्राकृत। और प्राकृत की बात करेंगे तो जैन धर्म की जोड़ी गई। ये सर नो प्राकृत, ये हो जाएगी प्राकृत, पाली प्राकृत। प्राकृत के बाद में आप बेटा मराठी, हाँ असामी से स्टार्ट कर दो। असामी, असामी, फिर बंगाली, फिर मराठी। कितनी हो गई? अच्छा, एक और ले लेते हैं। हाँ बेटा, हाँ तो 6 ये हो गई। 6 ये है ना बेटा, 6 और 6 और 5 कितनी हो गई? 11। टोटल वर्तमान में कितनी? 11। कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है? संस्कृति मंत्रालय, है ना, हमारा जो कल्चरल मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री है, उसके अंतर्गत आती है। और वर्तमान में हमारे सांस्कृतिक मंत्री कौन है? बताओ, वर्तमान में हमारे संस्कृति मंत्री कौन है? बताइए कौन है वर्तमान में? गजेंद्र सिंह शेखावत, है ना, बताया था। चलिए इतना। सबसे ज्यादा भाषा या सबसे ज्यादा बोलने आने वाली भाषा, ऐसा तो नहीं पढ़ा। जैसे जिसकी ज्यादा पॉपुलेशन वही ज्यादा बोलेगा, जैसे चाइना। इंग्लिश। कैसा? तो इंग्लिश होगा फिर सबसे ज्यादा। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की। इंडिया ही होगा। पपुआ न्यू गिनी छोटा सा देश है। 830, बहुत ज्यादा।
700 वैसे तो होना इंडिया चाहिए। इंडिया में हर कोने हर मोहल्ले में अलग भाषाएं चेंज हो जाती है। भोपाल में देख लो, भोपाल में इतनी भाषाएं हैं, सिंधी मोहल्ला अलग है ना। तो ऐसा तो कौन सा है, पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी में सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती है। चलिए ठीक है, कोई ना, डन। आगे देखते हैं नेक्स्ट। आगे बात करें तो हम बात करते हैं यहां से, है ना, ये वाला चैप्टर 2 फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। देन दूसरा चैप्टर है भारतीय विश्व विरासत। यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज जितनी भी है हमारी, कौन सी हो जाएगी, तो आप कहोगे यूनेस्को। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज। अच्छा कितनी है वर्तमान में, कितनी है, 43। और लास्ट की आपको 3-4 तो वैसे भी याद होगी, है ना। मोइदम लास्ट वाली 43 नंबर की, है ना। उसके बाद में अगर बात करेंगे, एक मिनट रुकिएगा बेटा, जी बेटा जी के क्लास है। हाँ, लिखना है बेटा सबको, है ना, ये सारा इंपॉर्टेंट है, आएगा 20 नंबर में आपका, है ना जी। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज 43 है। तो 43 में से रामप्पा आपकी 39 नंबर की है। रामप्पा के बाद में धोलावीरा है, फिर होयसल मंदिर है, फिर शांति निकेतन है, उसके बाद में लास्ट नंबर की कौन सी हो जाएगी, मोइदम हो जाएगी असम की। तो ये सारी आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम किसकी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की, कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भारत में कितनी है, कब से इसका स्टार्ट हुआ और क्यों इसको बनाया गया, है ना। तो थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, सबसे पहले यूनेस्को धरोहर पढ़ेंगे कि कौन कौन सी है। अच्छा यूनेस्को धरोहर होती क्या है पहले तो, है ना, विश्व धरोहर होती क्या है, ऐसा ऐसी चीजें, ऐसे मोनूमेंट्स, या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ऐसी इमारत, है ना, ऐसी वर्चुअल बोल सकते हो आप, है ना, ऐसी चीजें जो भविष्य के लिए, आने वाली जनरेशन्स के लिए आपको सुरक्षित रखना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा गौरैया अभी विलुप्त होने की कगार पे है ना, कुछ समय के बाद में क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी, परंतु उसको भविष्य के लिए बचा करके रखना। अब वो जिस एरिया में पाई जाएगी उसको संरक्षित करना, उसको प्रिजर्व करना, कि लंबे समय तक वो क्या रहे, सुरक्षित रहे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको संरक्षित रखने के लिए ही क्या करते हैं, यूनेस्को में उसको हेरिटेज कर देते हैं। जैसे लाल किला, अब लाल किले को आप लापरवाह छोड़ दो, किसी की संपत्ति मत रहने दो, आजू बाजू के लोग उसके लाल बलुआ पत्थर भी लेकर के चले जाएंगे, बोलेंगे घर की दीवालों के नीचे, क्या बोलते हैं उसको, नींव, है ना, पायदान नीचे लगाएंगे, बोले दीवार के नीचे क्या नहीं आएगी, सीवेज, जो ओल आती है सीवेज, वो ऊपर नहीं आएगी। समझ पा रहे क्या, हाँ सीवेज मतलब ओल आना बेटा, पानी, नमी, मॉइस्चर, सीड़न, है ना, ये, है ना, तो वो ऊपर नहीं पहुंच पाए। तो ऐसे भी लोग हैं, तो इनको भविष्य के लिए क्या करना है, हमें संरक्षित रखना है, कि जो हमारे बाबा आदम बना करके चले गए वो भविष्य तक कैसे सुरक्षित रहेंगे। नहीं तो बेटा बहुत सारी चीजें पुरानी जो है वो टूट चुकी, आजकल खंडर हो चुके हैं, बड़े बड़े किले देख लो आप, टूट करके क्या हो गए। रायसेन फोर्ट देख लो, एक समय में रायसेन फोर्ट, है ना, बड़ा था, झांसी का किला देख लो, बड़े बड़े राजा महाराजा रहा करते थे, और वर्तमान में खंडर के रूप में, रात में कोई जाना पसंद नहीं करता, दिन में घूमने के लिए जाना पसंद नहीं करता। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये सिर्फ खंडर हो चुका है, यस और नो। तो ऐसी धरोहरों को हम क्या करते हैं, इसमें यूनेस्को में शामिल करते हैं। अच्छा इसके बाद में यूनेस्को क्या है, तो यहाँ पर बेटा यूनेस्को क्या है, तो आप कहोगे कि सर यूनेस्को क्या है, एक संस्थान है। क्या है यूनेस्को, एक संस्थान है। यूनेस्को का बेटा फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जाता है, यूनेस्को का थोड़ा सा मुझे फुल फॉर्म बताइए क्या होता है, बताइए यूनेस्को का फुल फॉर्म। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, क्या होगा, तो आप कहोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आप कहोगे यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे यूनाइटेड, यू से यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, एजुकेशन साइंटिफिक, साइंटिफिक के बाद में बेटा कल्चरल, कल्चरल, और क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा।
ये इसका क्या हो गया, फुल फॉर्म हो गया। अच्छा ये क्या है, तो आप कहोगे कि इसकी स्थापना कब हुई। अच्छा इसकी स्थापना का ईयर आपसे नहीं पूछा जाएगा, बहुत रेयर केस में स्थापना का ईयर पूछा जाएगा कि स्थापना सर 1945 में हुई, परंतु ये उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर इसका हेडक्वार्टर कहां पे है। तो हेडक्वार्टर कहां हो जाएगा, पेरिस फ्रांस में सर इसका हेडक्वार्टर है। हेडक्वार्टर कहां होगा यूनेस्को का, तो आप कहोगे कि सर यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पे है, पेरिस फ्रांस में है। और पेरिस से आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है कि सर ये फ्रांस का सबसे बड़ा शहर है। पेरिस फ्रांस का क्या है, ये पेरिस जो है फ्रांस का लार्जेस्ट सिटी क्या हो जाएगी, लार्जेस्ट सिटी पेरिस ये हो जाएगी। अच्छा फ्रांस की कैपिटल भी कौन है, पेरिस सबसे बड़ी सिटी। अच्छा कौन सी नदी के किनारे है, तो आप कहोगे सीन नदी। कौन सी नदी हो जाएगी, ये सर बैक ऑफ सीन रिवर, सीन नदी के किनारे है ना। और एफिल टावर दुनिया का सबसे बड़ा टावर, सबसे ऊंचा टावर कौन सा, सबसे ज्यादा विजिट करने वाला भी कौन सा हो जाएगा, एफिल टावर। अच्छा एफिल टावर है कहां पे पूछा जाएगा। अच्छा दूसरा ये पूछा जाता है कि एफिल टावर बना किससे है, वो स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है, इसीलिए बेटा इसमें क्या नहीं होती है, कोरोजन नहीं लगता है। क्या नहीं लगेगी, कोरोजन, मतलब ये क्या नहीं लगेगा, इसमें जंग नहीं लगता है ना। हाइट कम ज्यादा हो जाएगी, जंग नहीं लगेगा, इसीलिए इतने दिनों तक टिका हुआ है, नहीं तो अभी तक क्या हो गया होता, जो आयरन का रहता, तो बेटा आयरन आप जानते हो पानी लगती, नमी लगती, और नमी लगने से क्या हो जाता, खराब हो जाता। एक लोहा आप देख लो, आपके छत वगैरह में लगा होगा लोहा, है ना, 10 साल 20 साल के बाद में आपकी छत का लोहा आप हाथ से तोड़ लेते हो, तो वो तो कब से खड़ा हुआ है, 100 साल से 150 साल से ऊपर हो गए, कब से बना हुआ है, 1700 1800 का बना हुआ है, और तब से अब तक 200 250 साल होते आ रहे हैं, है ना। तो ये चीजें थोड़ी सी याद रखनी है। तो कितने क्वेश्चन याद रखोगे, यहां पर मैं फिर से लिख देता हूं एक चीज, है ना, क्या क्या याद रखना है बेटा। तो यहां अगर बात करेंगे, तो यहां बात करें तो यूनेस्को, यूनेस्को इसका फुल फॉर्म याद रखना है ना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। अच्छा साइंस अब एजुकेशन और कल्चर के लिए है, दो याद रखना, एजुकेशन के लिए है क्योंकि बेटा ये भविष्य के लिए रहेगा, मतलब उनसे एजुकेशन हमें मिलने वाला है कि कब कौन बना करके गया, पहला। उसके बाद में दूसरा क्या याद रखना है, ये कल्चर के लिए है, मतलब हमारे भविष्य के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो विरासत है उसको संभाल करके रख रहे हैं। तो दो वर्ड आप याद रख लेना, बाकी तो आपको सारे मिल जाएंगे। यूएन से यूनाइटेड नेशन होता ही है ना। उसके बाद में अच्छा इसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, तो 1945। इसके बाद में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप कहोगे सर पेरिस में। और पेरिस किसकी राजधानी है, कैपिटल किसकी है, कैपिटल तो आप कहोगे सर फ्रांस की। और फ्रांस के बेटा यहाँ पर आप प्रेसिडेंट भी याद रख लेना कि यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन सा है, करंट में आ सकता है, कौन से है, एमुअल एमुअल मैक्रोन। कौन से हो जाएंगे, तो आप कहोगे एमुअल मैक्रोन। अच्छा ये इमैनुअल मैक्रोन जो थे 2024 में आपके गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अतिथि थे क्या, 26 जनवरी के चीफ गेस्ट, है ना, चीफ गेस्ट थे। और 25 में कौन थे, तो इंडोनेशिया के थे, कौन, प्रबोवो सुबियांतो। क्लियर है क्या, इतनी चीजें थोड़ी सी याद रखनी है। अच्छा एक क्वेश्चन और यहां से ये भी याद रख लेना कि जो पेरिस है कौन सी नदी के किनारे, तो आप बेक ऑफ सीन रिवर, कौन सी हो जाएगी, सीन रिवर, सीन नदी के किनारे है। ये लार्जेस्ट सिटी है, लार्जेस्ट सिटी। अच्छा बेटा एक क्वेश्चन और करेंट का, 2-4 दिन पहले ही क्या हुआ है यहां पर आपका पेरिस में, पेरिस में ही क्या है, एआई सम्मेलन कन्वेक्शन हुआ है ना, एआई कन्वेक्शन हुआ है, सम्मेलन हुआ है। यहां पे अध्यक्ष कौन है, तो फ्रांस इसका अध्यक्ष था, और को अध्यक्ष कह सकते हो आप, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, तो नरेंद्र मोदी थे, है ना। और यहीं पर नरेंद्र मोदी ने क्या किया है, तो आप कहोगे कि यहां पर एक व्यापारिक वाणिज्यिक केंद्र खोला है व्यापार करने के लिए, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। और ये कौन से नंबर का था, एआई, तो ये एआई सम्मेलन बेटा तीसरे नंबर का था, थर्ड। इससे पहले एक बार ब्लीचले इंग्लैंड में हो चुका है ना, और ये थर्ड, पहला ब्लीचले इंग्लैंड में हुआ था, फिर सेकंड और कहीं हुआ, और ये थर्ड नंबर का एआई है। क्लियर है क्या, ये थोड़ी सी चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद में आगे चले, है ना, एक मिनट का कहाँ चले गए, इधर चलते हैं, है ना, ये हो गया। तो इतनी चीजें आपको याद रखना है। और ये यूनेस्को करती क्या है, तो यूनेस्को करती है बेटा विश्व धरोहर जितनी भी है, यूनेस्को हेरिटेज जितनी भी है, वर्ल्ड हेरिटेज, उनका संरक्षण करती है, उनको सुरक्षा प्रोवाइड करती है। सुरक्षा प्रोवाइड करने के साथ साथ क्या करेगी, किसकी,
ये बेटा भारत कब समिति, भारत में समिति कब बनाई गई, वो वाली बात कर रहे हैं। एमुनुअल सिवानी थॉमस, बेटा ये इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति है ना। कौन है, फ्रांस के राष्ट्रपति है। कौन हो जाएंगे, फ्रांस के राष्ट्रपति हो जाएंगे बेटा सिवानी, है ना। ठीक, तो 1972 में बेटा समिति बनती है। समिति बनने के बाद भारत भी इसमें शामिल होता है ना। और समिति बनने के बाद में इसमें क्या किया, अलग अलग जितने भी देश की थी उसमें इसको शामिल किया गया। अच्छा दूसरी चीज, एक चीज और कि यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिखा दूं मैं कि बेटा यहाँ पर अगर आपसे पूछ ले कि वर्तमान में आप बताइए कि विश्व में सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज किसके पास में है ना, किसके पास में होगी सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की बात करेंगे तो बेटा पहले नंबर पे आता है आपका कौन सा, इटली। इटली, इटली की राजधानी रोम बेटा कितनी है, तो 80 है। और क्यों है इसका लॉजिक भी आप समझ सकते हो ना बेटा। सबसे पुराना शहर इटली, विश्व की साम्राज्ञी कौन, इटली। भूमध्य सागर पर अधिकार करने वाले कौन, इटली के पहले। विश्व की साम्राज्ञी बोला जाता है रोम को, मतलब विश्व में पहली बार शासन करने का काम सबसे ज्यादा किसने किया, इसी, है ना, इटली ने। हिंदी में वर्ड बोला जाता है विश्व की साम्राज्ञी। हाँ बेटा इंडिया में, मैं ये जो लिखा इटली में सबसे ज्यादा 80 साइट है बेटा। वर्ल्ड में तो देखनी पड़ेगी कितनी होगी, एटलीस्ट आपका 500 प्लस हो जानी चाहिए, ज़्यादा ही होगी 543 के आसपास या उससे भी ज़्यादा ही है ना। ये आपसे नहीं पूछेंगे, है ना। आंद्रे अजूले इसके जो अध्यक्ष है यूनेस्को के, हाँ जो अध्यक्ष है, हेड है इसके, ये है आंद्रे बोल सकते हो, है ना, आंद्रे अजूले। ये इसके क्या हो गए, अध्यक्ष हो गए इसको, हाँ आंद्रे अजूले। आजूले बोल सकते हो बेटा, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो जाएगा। आंद्रे अजूले बोल सकते हो, है ना, आंद्रे अजूले बोल सकते हो। ये इसके अध्यक्ष हो जाएंगे, है ना। चलिए तो थोड़ा सा ये याद रखना है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम किसके पास में है, इटली। और वर्तमान में बेटा भारत की क्या पोजीशन है, तो बेटा भारत हमारे पास में, भारत 6th नंबर पे आता है। इंडिया की पोजीशन यूनेस्को कितना हो जाएगा, यूनेस्को क्या बेटा, टोटल हेरिटेज छोड़ दो, नहीं पूछा जाएगा, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछेंगे मैक्सिमम किसके पास में है और हमारे भारत में कितनी है। भारत कौन से नंबर पे आता है, तो हम बात करेंगे सर 2024 तक भारत 6 नंबर पे आता है और इसके पास में टोटल कितनी है, तो आप कहोगे 43 है। इतना क्लियर है क्या, बताइए। मतलब वर्तमान में हमारे पास में 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है और पहले नंबर पे कौन सा देश आता है जिसके पास में सबसे ज्यादा है, तो आप कहोगे इटली। और इटली में कितनी है, 80 के आस 80 आती है ना। और भारत में 43 से 43, और भारत कौन से नंबर पे आता है, 6th नंबर पे आता है वर्ल्ड में यूनेस्को हेरिटेज के मामले में। क्लियर है क्या, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर ही लिखा हुआ है बेटा, है ना, कितने लिखी हुई है यहाँ पे, साइड देख लो, है ना। यहाँ पर अच्छा 2023 तक का है, यहाँ पे मैं 2024 कर देता हूँ। 1983 में पहला साइट शामिल होती है। 1983 से 2024 तक भारत में टोटल कितनी है, तो आप कहोगे कि सर 43 साइट है। वर्तमान में हमारे पास में 35 क्या है, सांस्कृतिक है। कितनी हो जाएगी, 35 सांस्कृतिक है, 7 इसमें कल्चरल है, प्राकृतिक है, नेचुरल है। और एकमात्र मैंने आपको बताया था कि एकमात्र साइट कैसी है, मिक्स हेरिटेज है। कौन सी है, मिश्रित। आप कहोगे कि सर सांस्कृतिक भी है और वो प्राकृतिक भी है। सांस्कृतिक के साथ में कैसी हो जाएगी, प्राकृतिक नेचुरल भी हो जाएगी। मतलब और वो कौन सी है, तो कौन सी है, कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व भी है, माउंटेन भी है, नेशनल पार्क भी है, बहुत सारी चीजें अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो ये चीजें आपको ये याद रखना ही है कि टोटल यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज कितनी, टोटल यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज हमारे इंडिया की कितनी, 43। कितनी, 35 प्लस 7 प्लस 1, 35 7 और 1, याद रहेगी क्या। अभी मैं आपको अमूर्त विरासत भी बताऊंगा। यूनेस्को में इंटेंजिबल साइट भी शामिल है ना, इंटेंजिबल साइट। और वो पहले 14 थी,
वर्तमान में 15 है। कितनी हो जाएगी वर्तमान में? हाँ अभी बात करेंगे, इंटेंजिबल साइड की अलग से बात करेंगे, अलग से, है ना। ठीक, क्लियर है क्या इतना? बताइए कितनी हो जाए। बता रहा हूँ बेटा, सारी सारी चीजें अभी वही पढ़ रहे, है ना, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा चलते हैं तो थोड़ा सही रहेगा ना। कि हमने पहले यूनेस्को को पढ़ा, यूनेस्को की स्थापना 1945, उसके बाद में हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस, है ना। पेरिस के बारे में दो तीन चीजें आपको, सीन नदी के किनारे और एफिल टावर। हाँ सीन वहाँ की दूसरे नंबर की नदी हो जाएगी, है ना। उसके बाद में आपको आंद्रे अजूले याद रखना है कि इसके अध्यक्ष कौन है। ये विश्व में सबसे ज्यादा किसके पास में? इटली के पास में। भारत 6वें नंबर पे आता है। देन हम बात करेंगे टोटल हमारे पास 43 में से कितनी? 35 प्लस 7 प्लस 1, है ना। 35 हमारी सांस्कृतिक है, प्राकृतिक कितनी हो जाएगी? 7, और एक को ऐसी हो जाएगी मिक्स हो जाएगी। क्लियर? चलिए यहां पर बात करें बेटा पहले नंबर की, है ना। ये लिख रहा हूं मैं, कौन सी लिखी हुई है? अजंता केव। अच्छा आपको दिखाई दे रहा होगा, है ना, अजंता की केव्स। हाँ औरंगाबाद में है। कहाँ पे है? औरंगाबाद में। भारतीय धरोहर की मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि विश्व विरासत में 1983 में शामिल होने वाली पहली साइट कौन सी थी, तो आप अजंता कह सकते हो। हाँ काफी काफी समय लगता है ना। जैसे हम आज किसी का प्रयास कर रहे हैं तो आगे चल करके वो हो सकता है 5 साल 10 साल में वो उसको अप्रूवल मिले। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अप्रूवल के लिए तो दे देते हैं, नॉमिनेशन कर देते हैं, और नॉमिनेशन करने के बाद में बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाती है, उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। बहुत सारे कारण आ जाते हैं, उसको चेक करते हैं कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें देख करके करते हैं। तो पहली साइड आप बोल सकते हो, परंतु 83 में बेटा 3-4 साइड शामिल हुई है। ताजमहल की बात करेंगे, है ना, या फिर मैं एलोरा गुफाएं की बात करूंगा। अच्छा आपने अजंता और एलोरा दोनों साथ में पढ़ा होगा, है ना। अजंता और एलोरा, मतलब एलोरा की गुफाएं और अजंता की गुफाएं दोनों की दोनों ही औरंगाबाद महाराष्ट्र में कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर है ना। पर दोनों की दोनों कहाँ है? ताजमहल भी है, 1983 में ही शामिल हुआ है। बीबी औरंगाबाद में बीबी का ताजमहल, बेबी का मकबरा, उसको बेबी ताज बोला जाता है ना। जो औरंगजेब है उनने अपनी बीवी की याद में बनवाया था, उसका टोम्ब है वो, है ना, ये वाला। चलिए तो ये इसको आप देख लो कैसा है, दिखता कैसा है, थोड़ा सा इसको देखिए। देख लिया? ये आप देख रहे होंगे बिल्कुल आपको पुराने जमाने की दिख रही है। और ये अच्छा ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं? रेड कलर में लिखा हुआ बेटा थोड़ा बता दीजिएगा। अजंता की गुफाएं, ठीक है। अजंता की गुफाएं कब शामिल की गई? तो आप कहोगे कि सर कब शामिल की गई? 1983 में शामिल की गई। क्लियर है? चलिए इसके बारे में बेटा कुछ फैक्ट बताता हूं मैं आपको, है ना। अजंता की गुफाएं, अच्छा कहाँ पे है लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसलिए मैं बता नहीं रहा हूं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, है ना। ये जैसे अगर हम बात करेंगे, अरे चलिए ये लिखा हुआ है बेटा, हम अजंता की गुफाओं के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, बातें नहीं कर रहे, है ना। देखिए इधर, है ना, अजंताओं की गुफाओं के बारे में बात करें तो अजंता की गुफाएं कहां पर है? पहला क्वेश्चन महाराष्ट्र में, एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाएगा। महाराष्ट्र में उद्धव गवर्नमेंट थी, है ना। उद्धव अभी बने, जो उद्धव सिंह, उद्धव ठाकरे, है ना, इससे पहले। फिर उसके बाद में उनने इस्तीफा दे दिया, सरकार गिर गई, एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया गया। उनने बेटा क्या किया, जो औरंगाबाद है औरंगाबाद का नेम चेंज कर दिया, और नेम चेंज करने के बाद में क्या कर दिया? संभाजी नगर कर दिया। क्या कर दिया? तो औरंगाबाद का आप कहोगे कि सर नाम क्या कर दिया यहां पर? महाराष्ट्र में है। यहां बेटा मैं अजंता की बात कर रहा हूं, देख लीजिएगा, अजंता केव्स, है ना, अजंता की गुफाएं। अच्छा ये राज्य की बात करेंगे बेटा तो कहां आती है? महाराष्ट्र में आती है। महाराष्ट्र की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो आप कहोगे औरंगाबाद है। और औरंगाबाद का नया नाम क्या हो गया? संभाजी नगर। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसका नया नाम क्या हो गया? संभाजी नगर। और संभाजी आप जानते हो छत्रपति शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज के पिताजी कह सकते हो आप, है ना, इनकी फैमिली से। तो संभाजी नगर इनका नाम कर दिया गया। किसने किया? तो शिवसेना सरकार ने कर दिया, या हम कहेंगे कि इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उसने कर दिया। वर्तमान में महाराष्ट्र के सीएम कौन? देवेंद्र फडणवीस, है ना। किससे है? बीजेपी से। वर्तमान में हमें थोड़ा सा ये भी याद रखना है। और गवर्नर कौन? तो भगत सिंह कोश्यारी वर्तमान में गवर्नर हो जाएंगे। अच्छा रॉक, अच्छा इसको क्या बोलते हैं बेटा? अजंता केव्स को
अजंता केव्स को रॉक कट केव्स भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? रॉक कट केव। अगर आपसे पूछे कि इनमें से रॉक कट केव कौन सी है, तो आपको अजंता केव लगाना है। क्यों है? क्योंकि इसको बेटा पत्थर या पहाड़ को काट करके बनाया गया, पहाड़ी को काट करके बनाया गया, इसीलिए एकमात्र रॉक कट केव कौन सी हो जाएगी? आपकी अजंता केव्स हो जाएगी। इसका रंग कैसा है? तो लाल रंग यहां पर ज्यादा है ना। अगर मैं यहाँ पे, अभी आपने देखा होगा चित्र में, तो पूरी की पूरी आपको दूर से कैसी दिखती है? लाल कलर की दिखती है, मैरून कलर की, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि कैसी है, लाल रंग में दिखती है। अच्छा, नीला रंग इसमें प्रयुक्त नहीं किया गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि टोटल इसमें गुफाएं कितनी है ना। यहां पर टोटल कुल गुफाएं की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? 22 टोटल गुफाएं हो जाएगी। और इसमें 22 गुफाओं में भी गुफा नंबर 16 किससे है? गुफा नंबर 16 की बात करूंगा तो मरणासन राजकुमारी से संबंधित है। गुफा नंबर 16 मरणासन राजकुमारी, मतलब कि राजकुमारी का क्या होने वाली है? डेथ होने ही वाली है। और वो कैसी है? शरण सैया पर लेटी हुई है, कभी भी उसकी डेथ हो सकती है। तो गुफा नंबर 16 किससे रिलेटेड है? तो आप कहोगे कि सर मरणासन राजकुमारी मतलब जिसकी डेथ जस्ट होने ही वाली है। क्लियर है क्या? तो कितनी गुफाएं, टोटल गुफाएं कितनी हो जाएगी? 22। और 22 गुफाओं की अगर बात करेंगे बेटा, तो 22 में से 16 नंबर की गुफा किससे रिलेटेड? तो आप कहोगे मरणासन राजकुमारी। बेटा मैं लिख देता हूं इधर भी, है ना, मरणासन राजकुमारी, मरणासन राजकुमारी। मरणासन राजकुमारी मतलब वो क्या है कि अब बस मरने ही वाली है, उसकी डेथ जस्ट हो ही जाएगी, वो बेड पर लेटी हुई है, उसकी प्रतिमा दिखाई देती है। और गुफा नंबर 17 की बात करेंगे बेटा, तो चित्रशाला है। किससे रिलेटेड है? चित्रशाला से रिलेटेड है गुफा नंबर 17। चित्रशाला मतलब बहुत सारे चित्र जो है पत्थर को काट करके, जैसे आप भीमबेटका जाते हो, बहुत सारी पेंटिंग आपको दिखाई देती है, वैसे गुफा नंबर 17 में आपको चित्र दिखाई देते हैं। क्लियर है क्या? गुफा फ्रेस्को के उदाहरण छोड़ दीजिएगा, तो आपको थोड़ा सा ये याद रखना है। डन इतना? बताइए डन। क्या क्या हो जाएगा? कहां पर है अजंता गुफा? कहां पे? पहला पहला क्वेश्चन सिंपल यही बनेगा, वनडे में पहला क्वेश्चन महाराष्ट्र में। अच्छा, महाराष्ट्र में और अंदर पूछेंगे कहां पर? औरंगाबाद। औरंगाबाद का क्या नाम? संभाजी नगर। अच्छा, संभाजी नगर का नाम किसने चेंज कर दिया? तो सीएम का आपको नाम याद रखना है ना, एकनाथ शिंदे कह सकते हो। उसके बाद में कैसी केव है? रॉक कट है। कैसी है? रॉक कट है। अच्छा, यहां पर अगर मैं कैलाश मंदिर आपको बोल दूं, कैलाश का मंदिर सुना है आपने? कैसा मंदिर है? रॉक कट मंदिर है। परंतु बेटा वो रॉक कट मंदिर है, परंतु ये रॉक कट केव है। वो रॉक कट क्या है? मंदिर है। उसको एलोरा की गुफाओं को काट करके बनाया गया, एलोरा की पहाड़ी को काट करके बनाया गया, है ना। वहां पर कैलाश मंदिर है ना, अभी मैं बात करूंगा। चलिए यहां तक क्लियर। इसको तो पत्थर को तोड़ तोड़ कर बनाया गया ना, वो इसको बोला जाता है भोजपुर। भोजपुर वाले मंदिर के बारे में एक चीज आप याद रखना कि एक नाइट में बनाया गया, और एशिया का, पूरे दक्षिण एशिया का, पूरे एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग। इसको उत्तर भारत का सोमनाथ बोला जाता है। ये चीज ही पूछी जाती, बाकी नहीं पूछा जाएगा, है ना। जहां से जैसे क्वेश्चन बनेंगे वैसे याद रखना है। हाँ बेटा क्या हो गया? बताइए। कौन सी? 22 कुल गुफाएं किसमें? इसमें 29 आ रही, 22 आ रही, कितनी आ रही बेटा? अच्छा 29 आनी चाहिए, है ना। एक बार देख लीजिएगा, आई थिंक 22। अच्छा, अजंता में एक बार सर्च कीजिएगा, किसमें? एलोरा में। एलोरा में कितनी आ रही? एलोरा, एलोरा वैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है। 16 याद रखना कि 16 किससे रिलेटेड है? मरणासन राजकुमारी से। और उसके बाद में 17 किससे रिलेटेड है? तो आप कहोगे कि सर 17 चित्रशाला से रिलेटेड है। दो क्वेश्चन, है ना। और उसमें कितनी हो जाएगी? एलोरा में 34 है। सही है बेटा, ये 22 ही आप याद रखिएगा, सही है ना। 22 याद है, 29 आएगा वैसे, है ना। 22 याद रखिएगा। 30 आ रही, 29 आ रही, 30 आ रही बेटा, मैं एक बार देख लूंगा, है ना। ये मुझे कंफर्म नहीं, पर जहाँ तक मैंने जहाँ से लिया था उसमें 22 ही था बुक से, है ना। हाँ मैं एक बार देख लूंगा, है ना। इसको छोड़ दीजिए अभी आप, मैं बता दूंगा आपको। क्लियर? बाकी सारी चीज़ें आपको क्लियर है इतनी? डन, आगे बढ़े। हाँ, ये आपकी दूसरी लिखी हुई है। दूसरे कौन सी लिखी हुई है? एलोरा लिखी हुई है। दूसरे नंबर पे कौन सी लिखी है बेटा? एलोरा। अच्छा, कभी कभी आपसे एलोरा और अजंता दोनों साथ में दे देते हैं, है दोनों सेम डिस्ट्रिक्ट में। अगर बात करें कि सेम दिखाई भी वैसी देती है। अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे,
तो एलोरा की गुफाएं भी कहाँ पर है, तो आप कहोगे कि सर महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र में है। अच्छा ये अजंता है ना, ये क्या होगा, अजंता होगा। ये कौन सी है, अजंता से कितने किलोमीटर की दूरी पर, 100 किलोमीटर की दूरी पर, मतलब पास पास में ही है और सारी चीजें सेम ही है। सारी चीजें क्या हो जाएगी, सेम। संभाजी नगर औरंगाबाद में है तो उसका ही नाम संभाजी नगर हो गया। इसके बाद में बेटा यहाँ पर टोटल गुफाएं कितनी हैं, टोटल गुफाएं कितनी, 34 गुफाएं। अच्छा ये ब्राह्मण बौद्ध और जैन, ये बौद्ध है, कौन सा धर्म हो जाएगा, ब्राह्मण बौद्ध जैन, तीनों धर्म से रिलेटेड है। ब्राह्मण मतलब बेटा आप सनातन धर्म कह सकते हो, हिंदू धर्म बोल सकते हो। मतलब 34 गुफाएं हैं। 34 में से ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, याद हो जाए तो वेरी गुड, नहीं हो तो छोड़ देना। आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि जो आपकी अजंता एलोरा की गुफाएं है वो कौन कौन से धर्म से रिलेटेड है, तो कौन कौन से धर्म से, ब्राह्मण धर्म से है। ब्राह्मण के बाद में आप बात करोगे कि सर बौद्ध धर्म से भी है, और बौद्ध के बाद में जैन धर्म से भी है। क्लियर है क्या, इतनी चीजें याद रखना है। और यहां पर गुफा नंबर 16 आपको यहां भी याद रखना है। वहां गुफा नंबर 16 में क्या, मरणासन राजकुमारी, बेटा जैसा 12 14 26 5 31, हाँ ये बेटा लिखने में गड़बड़ हो गया होगा, इसको कर लो 12 और कितनी हो जाएगी देख ले लीजिएगा आप, है ना। इसको टोटल कितनी है, 34 है ना। ये लिख आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, हम पीएससी का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, है ना। पीएससी में भी आपसे अगर मेंस में आओगे तो पूछा जाएगा, अगर याद करना हो तो मैं अभी सर्च करके फिर लिखा दूं, 1 मिनट रुकिएगा बेटा ना। सर इंग्लिश ओके डन। चलिए बताइए यहाँ तक क्लियर है क्या। अब यहाँ से क्वेश्चन कौन सा बनता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा। और इंपॉर्टेंट में क्या लगाओगे, तो आप इंपॉर्टेंट में लगाओगे कि सर कैलाश मंदिर कहाँ पे है, एलोरा कैलाश मंदिर का नाम सुना है। तो यहाँ पर गुफा नंबर 16 याद रखना। और गुफा नंबर 16 की अगर बात करेंगे बेटा, तो गुफा नंबर 16 की बात करेंगे तो यहाँ पर कौन सा है, कैलाश। और कैलाश में ही क्या है, आपका महादेव मंदिर। इसको कैलाश मंदिर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल। इसको अगर बात करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, कैलाश मंदिर। अच्छा कैलाश मंदिर को एकाश्म मंदिर भी बोला जाता है, क्या बोलेंगे, इसी को एकाश्म मंदिर, एकाश्म मंदिर। बता रहा बेटा 1 मिनट दीजिए। अच्छा इसको कैलाश पर्वत पर है, इसी को कैलाश पर्वत बोला जाता है, वहां पर मान लो, है ना। उस किस पे है कैलाश, और ये किसका पार्ट है, एलोरा का पार्ट है। अच्छा एलोरा का पार्ट है, मतलब मैं अजंता माउंटेन आपको जब पढ़ाया था तो माउंटेन पे आपको मैंने बताया था कि अजंता माउंटेन का ही पार्ट एलोरा और अजंता है, यस और नो। और इसी पे क्या है, कैलाश मंदिर। आपसे पूछेंगे कैलाश मंदिर कहाँ पर है, पहला स्टेट आएगा महाराष्ट्र। फिर आपसे पूछेंगे कैलाश मंदिर कैसा पर्वत है, तो कैलाश पर्वत कैसा है, कैलाश मंदिर कैसा है, ये एक ही पहाड़ी को काट करके बनाया गया मंदिर है, इसी को एकाश्म मंदिर बोला जाता है। इसी को आप और बोल सकते हो कि सर ये जो मंदिर है कैलाश मंदिर, ये एक पहाड़ी को काट करके बनाया गया और ये महादेव का मंदिर है। कैलाश मतलब आप बोल सकते हो भगवान महादेव शंकर जी का मंदिर है। क्लियर है क्या, इतना बताइए, डन। इतनी चीजें, आगे चले नेक्स्ट, यहाँ बात करें, ये हो जाएगा डन। अच्छा कौन कौन से धर्म से रिलेटेड है बेटा, तो आप कहोगे कि सर ये कौन कौन से धर्म से रिलेटेड हो जाएगा, जैन बौद्ध और हिंदू ब्राह्मण धर्म से ये संबंधित है। आगे बात करें। अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, अच्छा 20 रुपए का नोट आपने देखा होगा, 20 रुपए के नोट पे आपको कौन सी मिलती है, तो अजंता है ये, है ना, अजंता भी है। अच्छा बेटा कौन सी अजंता होगी ना, अजंता और एलोरा। अच्छा दोनों गुफाएं मिलती है। 20 रुपए के नोट पे आप देखोगे तो 20 रुपए के नोट पे इसमें डायग्राम होना चाहिए बेटा, मैं दिखाता हूँ 1 मिनट, है ना, 1 मिनट। कौन सी है, 20 रुपए के नोट पे आपकी अजंता की गुफाएं है, नहीं है ना। 1 मिनट दीजिएगा, मुझे दूसरी पीपीटी देखने दो, आप देख लीजिएगा। किसी के पास में है क्या 20 का नोट, अभी नहीं है। अच्छा मोबाइल है, मोबाइल में आप देख सकते हो कि 20 रुपए पे कौन सी है, तो 20 रुपए में आप कहोगे कि सर अजंता की गुफाएं है ना। अजंता की गुफाएं किस पे दी गई है, तो 20 रुपए के
नोट पे दी गई है, ठीक है ना। 20 रुपए पे देख लीजिएगा सभी लोग, है ना। 20 रुपए पे कैसी है, हाँ ये डन। चलिए देख लिया सबने, आगे चले नेक्स्ट। फिर बात करते हैं बेटा आगरा की किला की, है ना। नोट पे भी लिखा है, ठीक। अजंता एलोरा की गुफाएं, हाँ बेटा एलोरा की गुफाएं, बिल्कुल बेटा, हाँ डन। अजंता एलोरा की गुफाएं आपको मिल जाएगी, डन, ठीक ठीक। आगे बात करें, फिर लिखा है आगरा का किला। आगरा का किला, आगरा के किले को भी कब शामिल किया गया बेटा? आगरा का किला 83, एक मिनट रुकिएगा, हाँ ठीक है, औरंगजेब, ठीक। चलिए इसको देखते हैं, इनका ताजमहल होना चाहिए था। इसको कब शामिल किया गया, तो आप कहोगे कि इसको भी 1883 में शामिल किया गया। और 1883 को देख करके मुझे बार बार याद आता है कि 1883 में बेटा पहला भारत विश्व कप भी जीता था, याद है क्या? क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप, क्रिकेट में पहला वर्ल्ड कप कौन जीता था? वर्ल्ड कप में कपिल देव के समय, क्या हो गया साहिल, है ना। कौन सा हो जाएगा? क्रिकेट वर्ल्ड कप भी 1883 में कपिल देव के समय पहला वर्ल्ड कप भारत कब जीता था? 1983 में, है ना, वो भी याद रखना है। और यहां बात करें कि बलुआ पत्थर, आगरा का किला किससे बना हुआ है? लाल बलुआ पत्थर, रेड सैंड स्टोन से बना हुआ है। लाल बलुआ पत्थर लिखा हुआ है, रेड सैंड स्टोन। अच्छा इसको पहले क्या बोला जाता था? तो बेटा धौलापुरा बोला जाता था। किसको? जो आगरा का किला जहां बना हुआ है इसको धौलपुरा, हाँ उस इलाके को क्या बोला जाता था? धौलपुरा। आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद हो जाए तो रखिएगा, नहीं तो कहां पे है तो ये याद रखना कि लाल किला कहां पर? आगरा में, आगरा में किला, आगरा का किला बोल सकते हो। अच्छा पुराना नाम इसका और क्या है? बादलगढ़। क्या हो जाएगा? पुराना नाम क्या है इसका? बेटा कुछ ये गलत लिखा हुआ है यहाँ, है ना, है ना, बादलगढ़। पुराना नाम क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे कि सर इसका पुराना नाम क्या है? बादलगढ़ है। दूसरा, इसका निर्माण किसने करवाया? अब थोड़ी सी यहाँ से स्टोरी बताता हूँ मैं। किसने करवाया? अकबर ने स्टार्ट किया, है ना, अकबर ने बनाना चालू किया। इसका कुछ पार्ट किसने निर्माण करवाया? शाहजहां ने। और शाहजहां ने ही इसमें खास महल का भी निर्माण करवाया, है ना। और इसी में जहांगीर महल भी इसी में है ना? और हाँ बेटा, बेटा आगरा का किले की बात कर रहे हैं, आगरा के किले की लाल किला एक दिल्ली में है, आगरा के किले की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको लाल किला भी बोल देते हो, आगरा का लाल किला बोल सकते हो आप। अच्छा लेकिन लाइट नहीं आ रही थी, हाँ मैंने दोनों साइड लगा दिए थे, ठीक। बेटा अब आ रही है वॉइस, थोड़ा बताइएगा, ठीक ठीक, ओके ओके, ठीक ठीक। तो यहाँ अगर बात करें बेटा, तो यहाँ पर जो है आगरा के जो किला है उसमें ऐसा माना जाता है कि शाहजहां ने इसको क्या किया, शाहजहां ने एक इसमें क्या बनाया? खास महल। क्या बनाया? खास महल।
बेटा अब आ रही है आवाज? थोड़ा सा बताइए। हाँ वॉइस नहीं आ रही है सर। ओके ओके। हाँ क्लियर है। डन। ठीक है बेटा। ओके चलिए। चलिए तो यहाँ तक इतना याद हो जाएगा क्या? यहाँ से सिर्फ याद रखना कि कहाँ पर है, कब इसको शामिल किया गया, यूनेस्को में शामिल है। अच्छा क्वेश्चन है कि आपसे ये भी पूछ सकता है, इतना अगर अंदर नहीं पूछा तो इसमें से पूछ सकता है आपसे कि इनमें से कौन सा यूनेस्को में शामिल है या इनमें से कौन सा यूनेस्को में शामिल नहीं है। तो ये याद रखना है। तो हम कहेंगे कि सर आगरा का किला भी क्या है, यूनेस्को में शामिल है। किसके द्वारा बनवाया गया? तो आप कहोगे कि सर अकबर के द्वारा इसको स्टार्ट करवाया गया। और इसका कुछ पार्ट किसने बनवाया? शाहजहां ने ही बनवाया। और शाहजहां ने इसमें कुछ पार्ट क्या है, इसका खास महल बनवाया, इसमें खास महल है। और इसी में इसको औरंगजेब ने क्या कर दिया था, इसमें कैद कर दिया था। और यहीं पर इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है बाद में। और मृत्यु होने के बाद में इसको कहाँ दफना दिया जाता है? तो आप कहोगे कि सर ताजमहल में जहां मुमताज की कब्र है, मुमताज की कब्र के साइड में इसको क्या कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है। क्लियर? तो दोनों की मकबरा, दोनों का टोम कहाँ हो जाएगा? ताजमहल हो जाएगा, है ना। जहांगीर महल शाहजहां, ठीक है। औरंगजेब ने इसको क्या कर दिया था, जो मैं आपको बता रहा था, खास महल में ही क्या है, मुशम्मन बर्फ है। इसको उर्स है बेटा, ये बर्फ नहीं होना चाहिए, उर्स होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है ना। ये क्या है, उर्स। और इसी जगह में एक ऊंचा सा जगह है यहाँ पर, और यहीं पर इससे यहाँ पर जाने पर सीधा सीधा ताजमहल पूरा दिखता है। उस जगह से, इस किले से पूरा का पूरा ताजमहल दिखता है। इसीलिए बाद में जब इसको कैद किया गया शाहजहां को, तो कहाँ रखा गया, उसी में। और कहा गया कि तुमने अपनी प्रेमिका के लिए क्या बनवा दिया, ताजमहल। अब तुम जब तक जिंदा हो यहां से क्या करो, ताजमहल को देखते रहो, है ना। तो ये भी चीज आपको थोड़ी सी याद रखनी है। और कितने साल तक शाहजहां कैद में रहा था? 8 साल तक। 8 साल तक कैसे रहा, कैद में रहा। और उसकी फिर कैसी हो गई, वहीं पर डेथ हो जाती है। क्लियर? इतनी चीजें याद रखना है। हाँ हाँ, वीणा वादक था। और इसको जिंदा पीर बोला जाता है ना। वीणा बजाता है, वीणा बजाने वाला, इंस्ट्रूमेंटल वीणा जो होता है, जो सरस्वती जी बजाती है वो, है ना। और इसी के बाद में औरंगजेब के बारे में, बेटा ब्राह्मणों पर जजिया टैक्स लगाने वाला भी कौन है? औरंगजेब है। इसको हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे पूरा डिटेल में। औरंगजेब का मतलब बहुत ही क्रूर शासक माना जाता है ना। मतलब जिंदा लोगों को दीवारों में चुनवा दिया गया, ऐसा कौन? औरंगजेब। इसीलिए उसको जिंदा पीर बोला जाता है ना। औरंगजेब की कहानी ही अलग है। मतलब पूरे मुगल शासक में बेटा, दक्षिण जो उत्तरी मुगल शासक आए उसमें जो सबसे ज्यादा काम किया है वो इसने ही किया। इसके पहले तो फिर आप देख लो कि सारे सारे अच्छे रहे। और इसके बाद में जितने भी आए वो खत्म रहे, लंपट मुर्ग जैसे रहे, जहांदर शाह जैसे रहे, लंपट मुर्ग। ये खुद को नहीं बचा पाए। मतलब दिल्ली में बहादुर शाह दूती, इसको दिल्ली के लोगों ने इसको क्या घोषित कर दिया, राजा घोषित कर दिया अपना। उसको उठा करके अंग्रेज ने कहाँ डाल दिया, जेल में। 1862 में रंगून वर्मा में उसकी क्या हो गई, डेथ हो गई, है ना। तो ये चीजें भी हमको थोड़ा सा हिस्ट्री में पढ़ना है। जिंदा पीर का मतलब होता है ऐसा राजा जो बिल्कुल किसी की ना सुनता हो, है ना। मतलब आप बोल सकते हो कि एकदम खतरनाक टाइप का। जो पीर तो उसमें उसमें आ जाएगा ना। पीर मतलब अलग अलग चीजें हैं। जिंदा पीर मतलब हर चीज में मैंने जो बोल दिया वो भगवान ने बोल दिया। मतलब मेरे अगर किसी ने क्या कर दी, अगर आलोचना कर दी, किसी ने कुछ गलत बोल दिया, उसको क्या करो, इसको लेकर के तय खाने में चुनवा दो, दीवार में चुनवा दो, है ना। ऐसा वाला सिस्टम, क्रूर शासक एकदम। चलिए, है ना, आगे बढ़े। ये तीसरा, ये कौन सा हो जाएगी, देखिए। अरे यार क्या हो गया, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा सिको। अच्छा ये दोनों को आप यहाँ से, जहांगीर को आप याद रख सकते हो कि जहांगीर ने क्या कर दिया, औरंगजेब ने, बेटा इसको छोड़ देना। औरंगजेब ने क्या किया, जहां इसको, अकबर, अकबर का पुत्र कौन होता है बताओ? अकबर का पुत्र शाहजहां। और शाहजहां का पुत्र कौन हुआ? औरंगजेब का जहांगीर। और जहांगीर का दारा सिको। बताइए, बताइए कौन कौन किधर से आते हैं? हाँ भाजसा से। बताओ अकबर, बेटा छोड़ दीजिएगा। इसने, औरंगजेब ने दोनों को गिरफ्तार कर, क्या?
बताइए, यहाँ पे याद रखना कि औरंगजेब ने किसको गिरफ्तार कर लिया, उसके पिताजी को गिरफ्तार किया, और गिरफ्तार करने के बाद में किले में बंद कर दिया और वहीं पर उसकी डेथ हो गई। बस इतना याद रखना है, बाकी छोड़ देना। यहाँ पर क्या लिखा है मुझे भी नहीं पता है ये, है ना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा ताजमहल, आपको ताजमहल दिख रहा होगा बिल्कुल, है ना। और ताजमहल के बारे में पहला क्वेश्चन कि ताजमहल है कहाँ पर, आगरा में। पहला क्वेश्चन, ताजमहल 7 अजूबों में शामिल है क्या, शामिल है। अच्छा, बनाया किसने, शाहजहां ने। दूसरा, किसकी याद में बनाया, मुमताज की याद में बनाया। इसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मुमताज की कब्र क्या वाकई में पहले ताजमहल में थी, या इससे पहले मुमताज की कब्र कहीं और थी। पहले कहीं और थी, और जब ताजमहल बनकर के कंप्लीट होता है 22 साल बाद में, उसको वहां से शिफ्ट कर दिया गया। तो कब्र कहां थी, तो आप कहोगे कि एमपी में वो कब्र होती है बुरहानपुर में। याद रहेगा क्या, ये वो क्वेश्चन है जो सीधे सीधे आपसे पूछे जाएंगे। अच्छा, इसके अलावा और क्या पूछा जाएगा बेटा, वर्तमान में आपका जो ताजमहल है वो पीला पड़ता जा रहा है। ये सरणु कैसा हो रहा है, पीला पड़ता जा रहा है। ये आप अगर देखोगे दूर से तो ये धीरे धीरे पीला पड़ता जा रहा है। ताजमहल कैसा हो रहा है, पीला हो रहा है। क्यों हो रहा है, तो आप कहोगे कि सर एसिड रेन की वजह से। किसकी वजह से, एसिड रेन। अच्छा, एसिड रेन क्या होती है, तो आप कहोगे कि सर जब भी क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड बोल दूं क्या बेटा, और नाइट्रोजन ऑक्साइड बोल दूं, है ना। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, जब ये गैस, अच्छा ये गैस निकलती कहां से है, तो आप बोलोगे कि सर इंडस्ट्री से निकलती है ना, औद्योगिक क्षेत्र से, इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र। अच्छा, और मैं बोल सकता हूं कि बाइक वगैरह से सीओ निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, कुछ मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड। अच्छा, जब ये निकलती है और ऊपर की तरफ जाएगी बेटा, तो ऊपर जाएगी तो ये किससे बनेगी, H2O, जो ऊपर इन्वायरमेंट में है, क्लाउड में। ऊपर में आपका मॉइस्चर, जो आपका इवापोरेशन हो रहा है वाटर, वो ऊपर जाकर के एकत्रित तो हो रहा है, धीरे धीरे ठंडा हो रहा है। और जैसे ही ये इसके साथ में मिलेगी, है ना, वाटर के साथ में रिएक्शन करेगी, तो वाटर में रिएक्शन करने के बाद में ये क्या बनाएगी, तो आप कहोगे क्या कि सर H2SO4 बना लेगी। बताओ, H2SO4, H2NO4, तो H2SO4 को बेटा सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं क्या। और जब पानी की मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड या एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी, तो इसी को तो मैं एसिड रेन बोलूंगा। इसीलिए बेटा ताजमहल के आइड साइड का जितना भी एरिया है, यहां जितनी इंडस्ट्री थी उन सबको क्या करवा दिया गया, बंद करवा दिया गया। और बंद करने के साथ साथ यहां पर और क्या हुआ, तो आप कहोगे कि सर यहां पर ही जो व्हीकल्स चल रहे थे आपके इलेक्ट्रिक, जो नॉर्मल, है ना, ऑटो वगैरह, उनको भी बंद करके आपके ताजमहल से 10 से 15 किलोमीटर के एरिया में पूरा का पूरा क्या कर दिया गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्ट कर दिए गए। कौन से कर दिए गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्या नहीं होगा इससे, जो ताजमहल पीला पड़ रहा है, येलो कलर में हो रहा है, उससे क्या नहीं होगा, नहीं वो तो ना हो पाएगा। उतना बड़ा ताजमहल है, कौन उसको लेकर के आएगा, है ना, कौन कर पाएगा, है ना। एक बार अगर एसिड, अच्छा एसिड रेन में और चीजें, एक चीज और, अच्छा एसिड रेन किसको बोलेंगे, कितना पीएच होना चाहिए कि मैं उसको एसिड रेन बोलूंगा। पीएच वैल्यू पे डिपेंड करता है एसिड, मतलब पीएच से ही हम पता कर सकते हैं कि एसिड रेन है या नहीं है। तो कितनी पीएच वैल्यू होनी चाहिए ताकि मैं उसको एसिड रेन बोल दूं। बेटा 7 से कम तो एसिड होता ही है वैसे भी, है ना, वीक होगा, कुछ स्ट्रांग होगा। बताइए बेटा 7 से कम, हाँ 7 से कम तो बेटा एसिड होता है, पर एसिड रेन हाँ कितना हो जाएगा, 4.5 से 5। मतलब मैं बोल दूं बेटा 5 से 5 पीएच से अगर कम है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, 5.5 भी बोल सकते हो। अगर 5.5 से क्या है, पीएच वैल्यू कम है, तो आप क्या बोलोगे कि वर्षा कैसी है, एसिड रेन है। और विश्व में सबसे ज्यादा एसिड रेन कहां होती है, बताओ। बताया था मैंने, एक बार और बताया था आपको, है ना। हाँ बेटा वेरी गुड ट्विंकल, 4.5 टू 5 होता है, वेरी गुड, है ना। 5 से अगर कम हुआ तो हम उसको एसिड रेन बोलेंगे। हाँ, स्कैंडिनेवियस कंट्री बोला जाता है ना। फिनलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है ना, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, है ना,
एल्प्स पर्वत के आसपास की सारी कंट्रियां, यूरोप की एल्प्स पर्वत के साइड में जितनी कंट्रियां है चारों की चारों, सब में। अच्छा, फाइंड से आप याद रख सकते हो कैसे, चलिए मैं एक याद आ गया, इसको कैसे याद रख सकते हो, एसिड रेन वाली कंट्रीज की अगर बात करेंगे तो याद रखना बेटा फाइंड, याद रहेगा क्या, फाइंड, फाइंड से हो जाएगा फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क। ये विश्व में सबसे ज्यादा क्या होती है यहां पर, एसिड रेन, और इसमें भी सबसे ज्यादा किसमें होगी तो डेनमार्क में। क्लियर है। और यहां अगर बेटा फिनलैंड की बात करूं, फिनलैंड से फाइन भी होता है क्या, और विश्व में सबसे ज्यादा खुशहाल देश कौन सा है, फिनलैंड है। विश्व के सबसे खुशहाल देश कौन सा, फिनलैंड। फिनलैंड में बेटा भूखमरी बिल्कुल जीरो है, करप्शन भी कैसा है, जीरो। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भी पहले नंबर पे फिनलैंड है ना, तो ये याद रखना। अच्छा, फिनलैंड के बारे में, फिनलैंड 31वां मेंबर बना आपका नाटो का, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना है ना, कि नाटो में शामिल होने वाला ये 31वां मेंबर है। सना मारिन यहाँ की पीएम है ना, ये चीजें थोड़ी सी याद रखना। तो हम बात कर रहे हैं बेटा यूनेस्को की, और यूनेस्को की बात करें तो ताजमहल के बारे में हमारी बात चल रही थी। इसको कब शामिल किया गया, 1983 में किया गया। यूनेस्को को 1983 में ताजमहल को शामिल किया गया। और यही बात करेंगे कि यहाँ पर ताजमहल कौन सा है, आगरा में है। ये वर्तमान में पीला पड़ता जा रहा है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण क्या हो जाएगा, एसिड रेन हो जाएगा। एसिड रेन के बारे में बताया कि 5.5 से क्या होना चाहिए, पीएच वैल्यू कम होना चाहिए, 5 से कम है तो हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और बता दो, आपका मुंह का अगर एसिड जो है ना, इनेमल है दांत, अगर मुंह का पीएच वैल्यू कितना कम हो जाए कि जो आपके इनेमल है उनका कोरोजन होने लगे, उनका क्षरण होने लगे, बताइए थोड़ा सा, दांतों का क्षरण कब होने लगता है, टिथ का क्षरण कब होने लगता है, बताओ कितना होना चाहिए, नहीं बेटा, छह, दांतों का छह। जैसे आपने देखा होगा कि दांत धीरे धीरे टूटने लगते हैं, है ना, है ना, 5.5, वो भी कैसा हो जाएगा, 5.5 से अगर आपका मुंह का एसिड, मुंह का पीएच वैल्यू कम हो गई तो आपके दांत कैसे, जो इनेमल है आपके शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा, इनेमल, जबड़ा, आपका इनेमल क्या है, शरीर का सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ है, वो क्या होने लगेगा, धीरे धीरे टूटने लगेगा, कमजोर होने लगेगा। तो थोड़ा सा ये भी याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं बेटा ये वाला, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो ये व्हाइट कलर का आप ताजमहल देख रहे हो, है ना, व्हाइट कलर का ताजमहल है। अब व्हाइट कलर का ताजमहल है तो बेटा इसमें कहीं ना कहीं पत्थर लाए होंगे व्हाइट कलर के, कहीं ना कहीं से, और ये लाए कहाँ से, तो ये भी आपको याद रखना है कि सर ये कहाँ से लाए, तो पहला तो आ जाएगा कि सर राजस्थान से लेकर के आए, नहीं, राजस्थान, है ना, राजस्थान। और राजस्थान में कहाँ से, तो राजस्थान में एक जिला है नागौर, है ना, नागौर। और नागौर जिला आप जानते ही होंगे कि जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ से पंचायती राज व्यवस्था स्टार्ट की थी पहली बार 1959 में, है ना, बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर। और यहीं पर बेटा नागौर में मकराना जगह है, क्या है, कौन सा हो जाएगा, मकराना, दिखाई दे रहा है, चलिए क्या हो जाएगा, मकराना, कौन सी है, मकराना की खान। और बेटा मकराना की खान से ही हमने क्या लाया, तो आप कहोगे कि सर मकराना की खान से हमने व्हाइट मार्बल लेकर के आया है। वहीं मैं एमपी की बात करूंगा कि एमपी में मार्बल कहाँ मिलता है, तो आप कहोगे जबलपुर। बेटा जबलपुर में ही कौन सा मिलता है, कलर्ड मार्बल मिलता है, रंगीन संगमरमर मिलता है ना। भेड़ाघाट के आसपास का आप जब आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां पर आपको भेड़ाघाट में रंग बिरंगे आपको मार्बल्स देखने के लिए मिलते हैं, संगमरमर देखने के लिए मिलते हैं। क्लियर है क्या, इतनी चीजें बताइए थोड़ा सा। अब बात करता हूं कि बेटा इसको बनाया कैसे, आपने बहुत सारी थ्योरी सुनी होगी कि जिसने इसको बनाया, ताजमहल देख रहे हो आप, है ना, ताजमहल बिल्कुल, है ना, ये, अच्छा ये सारी चीजें वही लिखी हुई है, श्वेत संगमरमर से, व्हाइट संगमरमर से लिखा हुआ है। अच्छा बनाया किसने, तो थोड़ा सा याद रखना है, उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा इसको बनाया गया। बताइए बेटा हाथ काटे थे कि नहीं काटे थे, ऐसा सुना तो मैंने भी है कि हाथ काट दिए गए, है ना, कुछ बुक्स में पढ़ा है, पर उस समय मैं गया नहीं था इसीलिए, है ना, तो पर ऐसा सुना है कि हाँ, हाथ, जितने भी मजदूर थे, बेटा वास्तुकार और जिनने बनाया वो अलग अलग है ना। इसने वास्तुकार मतलब होता है डिजाइनर, आर्किटेक्ट। इसने तो सिर्फ बता दिया कि भैया तुम ऐसा ऐसा बना लो, इसको थोड़ी पता था कि ताजमहल इतना सुंदर बन जाएगा, इसने तो सिर्फ नक्शा दिया। अब मिस्त्री जो था
उसने बनाया होगा। और तो हाथ किसके कटे होंगे? मिस्त्री के। ये तो डिजाइन दे करके चला गया। आप ऐसा है क्या कि डिजाइन देने के बाद में अगर आपकी बिल्डिंग बन रही है और बिल्डिंग बन रही है तो बिल्डिंग का जिसने नक्शा दिया है उसको ढूंढते हो? आप तो देखते हो ना, पानी टपक रहा है यहाँ से, तो मिस्त्री कहाँ है ना, ऐसा है। तो बनाया मजदूरों ने, मिस्त्रियों ने, परंतु इसका वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद, बेटा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखना है, उस्ताद अहमद लाहौरी। याद हो जाएगा क्या, है ना। अच्छा, फिर उसके बाद में आगरा के बारे में बात करें बेटा। आगरा लिखा हुआ है कि है कहां पर आगरा? तो आगरा उत्तर प्रदेश में है। अच्छा, आगरा शहर की स्थापना किसने की? पहला क्वेश्चन, सिकंदर लोदी ने। और आप जानते हो कि दिल्ली के बाद में सिकंदर लोदी ने ही आगरा को अपनी राजधानी बनाया, लोदी वंश में। क्लियर है क्या? यही लिखा हुआ है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की? तो आप कहोगे कि सर 1504 में सिकंदर लोदी के द्वारा इसको बसाया गया, और जस्ट 3 साल बाद में सिकंदर लोदी ने इसको अपनी राजधानी बनाया और दिल्ली से शिफ्ट राजधानी कहां कर दी? आगरा कर दी। और आप जानते होंगे कि सिकंदर लोदी ही ऐसा व्यक्ति था जिसने जो देवी की मूर्ति है, ज्वाला देवी की मूर्ति है ना, उसको तोड़ करके टुकड़ों में, मूर्ति को तोड़ करके जो मांस बेचते हैं, है ना, उसको पत्थर बेच दिए थे, और उस मूर्ति के टुकड़ों में वो क्या करते थे? मांस को तोला करते थे। मतलब कसाईयों को देने वाला भी कौन था? तो आप कहोगे सिकंदर लोदी। और यही कारण था कि इसकी जब बाद में मृत्यु कैसे हो जाती है? अनहोनी। मतलब इनको क्या हो जाता है? बीमारी हो जाती है, और बीमारी की वजह से इनको क्या हो गई? इनकी डेथ हो गई थी। क्लियर है क्या इतना? बताइए। ताजमहल के बारे में क्लियर? ताजमहल से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो गलत तो नहीं होगा। डन। चलिए, उस्ताद अहमद लाहौरी इंपॉर्टेंट है, 1983 इंपॉर्टेंट है। बुरहानपुर से कब्र लाई गई कहां पर? किसकी? मुमताज की। कहां पर लाई गई? तो आप कहोगे ताजमहल में लाई गई। बेटा ताजमहल का सन तो बताया मैंने, 1632 से लेकर के, कहाँ लिखा मैंने? 1632 से लेकर के 1654, है ना, लगभग 22 साल लगे इसको बनने में। 22 साल में बनकर के कंप्लीट हुआ। इसी के कारण तो बेटा कंप्लीट होता है, और उसमें बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो गए, और ये चाहता था कि एक और ब्लैक कलर का इसके सामने बनाए, परंतु बना नहीं पाया, क्योंकि अंग्रेज, इसको औरंगजेब ने क्या कर दिया कि भाई अब हमें भी गद्दी पर बैठने दो, अब तुमने बहुत कर लिया, है ना। तो इसलिए क्या कर दिया इनने? इसको जेल में डाल दिया। नहीं तो एक और ताजमहल होता, व्हाइट के सामने ब्लैक। और आप जाओगे तो आपको वहां पर कंस्ट्रक्शन दिखता भी है, ताजमहल के थोड़ा दूर साइड जाओगे तो आपको कंस्ट्रक्शन दिखता भी है कि हाँ यहाँ पर कुछ बन रहा होगा, ऐसा, है ना, उसी में। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना है। चलिए, कितनी साइड हो गई बेटा अपनी? बताइए। नंबर 1 अजंता हो गई, दूसरा एलोरा हो गई, तीसरा ताजमहल हो गया, चौथा आगरा का किला हो गया। क्लियर है क्या? 4 हो गए, और चारों के चारों कब? 1983 में शामिल किए गए। डन। आगे ये अच्छा, ये भी आपका एलोरा की गुफाएं, ये तो आपको पहले बता दिया था, है ना। ये ऐसी कुछ दिखती है एलोरा की गुफाएं, देख लीजिए इसको। मतलब अजंता और एलोरा की गुफाओं में ज्यादा अंतर नहीं है ना। ज्यादा अंतर आएगा क्या? तो आप कहोगे नहीं सर, सेम ही दिखती है। तो थोड़ा सा आपको याद रखना है कि सर ये ऐसी है ना। बात करते हैं बेटा कोणार्क के सूर्य मंदिर की। अच्छा, कोणार्क के सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर कोणार्क, इसको कब शामिल किया गया? तो 1 साल बाद में, 1984 में। अच्छा, कोणार्क के सूर्य मंदिर को, इसमें आपको रथ दिखाई दे रहा होगा बेटा, एक पहिया दिखाई दे रहा है ना। ऐसा माना जाता है कि इसमें कितने पहिए हैं? तो 7 पहिए हैं। नहीं सॉरी, कितने पहिए कितने हो जाएंगे? 12 पहिए हो जाएंगे। और इसमें जो हॉर्स है, घोड़े हैं, वो कितने हैं? तो आप कहोगे 7 घोड़े और 12 पहिए। किस हिसाब से? तो आप कहोगे कि सर वीक में दिन कितने होते हैं? 7 दिन होते हैं। और अगर बात करेंगे बेटा पहिए कितने? 12, क्योंकि महीने कितने होते हैं? 12। क्लियर? अच्छा, इसको ब्लैक पगोड़ा भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? ब्लैक पगोड़ा बोला जाता है। अच्छा, ब्रेड पकोड़ा नहीं बोल देना, है ना, ब्रेड पकोड़ा भी बोल देंगे कोई कोई कि हाँ मैंने तो बोल दिया ब्रेड ब्लैक, और पता चला कि प्रोनाउंसिएशन में आगे आवाज जा रही ब्रेड पकोड़ा, है ना। तो किसको बोलते हैं? तो हम करेंगे कि सूर्य मंदिर को ब्रेड पकोड़ा बोलते हैं, परंतु क्या बोलेंगे? ब्लैक पकोड़ा।
क्यों बोला जाता है? ऐसी मान्यता है कि समुद्र के किनारे है पुरी में, उड़ीसा में, तो ऐसा माना जाता है कि उस समय में ये जितने भी जहाज आते थे, है ना, उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेता था, मतलब अपनी ओर मैग्नेटिक पावर से खींचने की, क्योंकि आप जानते हो कि जो पुरी उड़ीसा में मंदिर है, उसका जो डायरेक्शन है हवा का, फ्लैग का, वो किस डायरेक्शन में है? अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब जहाज वगैरह आ रहे थे तो उन्होंने देखा कि ये आकर्षित कर रहा है, तो इसको क्या बोल दिया? ब्लैक पगोड़ा। मतलब ब्लैक मतलब कि क्या होता है? ब्लैक मतलब ऐसा अलग ही होता है ना, ब्लैक मतलब कि गलत होना कुछ, है ना, इसलिए ब्लैक पगोड़ा इसको बोल दिया गया। तो ये याद रखना है कि जहाज को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था, इसलिए दुर्घटनाएं बहुत सारी होने लगी, इसलिए इसको अंग्रेजों ने क्या नाम दे दिया था? तो आप कहोगे ब्लैक पगोड़ा इसको नाम दे दिया गया था। हाँ, यहाँ पर ये है कि जो सूर्य देव की जो मूर्ति चारों साइड से जो चार पिलर है, पिलर के बीच में हवा में है, मतलब जो पिलर को रख, अब नहीं है, अच्छा लेके चले, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, अच्छा चुंबक को उतार के लेके चले गए, ओके, जहाजों को, हाँ, तो उसमें आकर्षित करता था, इसीलिए इसको क्या बोला जाता था? ब्लैक पकोड़ा बोला जाता था, कि इसमें पावर थी, इसलिए क्या कर रहा है? आकर्षित कर रहा है, इसलिए क्या हो जाता है? इसको ब्लैक पकोड़ा बोला गया। और दूसरा एक भी याद रखना है कि भारत में ऐसा कौन सा मंदिर है जिसकी जो फ्लैग है, पूरी पूरी उड़ीसा का ही मंदिर है, जो अपोजिट डायरेक्शन में, हवा अगर इस डायरेक्शन में बह रही है तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगी, थोड़ा सा ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है क्या? चलिए, अच्छा फिर इसके बाद में क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन तो ये सूर्य मंदिर कहाँ पे है, डन हो जाएगा। उसके बाद में अच्छा इसमें कितने पहिए हैं? 12। कितने घोड़े हैं? हॉर्स है 7 है, ठीक। उसके बाद में अच्छा इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया? ठीक, यहां से एक क्वेश्चन ये हो गया। अब इसके बारे में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भैया इसको बनवाया किसने? मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसको बनवाया किसने गया? सूर्यदेव ने। सूर्यदेव के लिए अच्छा ये मान्यता है कि सबसे पहले सूर्य जो निकलता है, जो मंदिर आपने देखा होगा, है ना, अगर बात करें बेटा, ऐसा कुछ मंदिर बना हुआ है ना, ऐसा ऊपर बनता जाएगा और यहाँ से, और इसको मैं ऐसा बना दूं, तो बीच में आपने देखा होगा कि बीच में आपको क्या दिखाई देता है? तो आप कहोगे कि सर बीच में सबसे पहले जब सूर्य निकलता है तो आपको कहाँ दिखाई देता है सूर्य? सबसे पहले सूर्य कहाँ दिखाई देगा? सूर्य की रोशनी आपको कोणार्क के सूर्य मंदिर में ही दिखाई देती है। सबसे पहले सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो आप कहोगे सूर्य का प्रकाश या सूर्य कहाँ दिखाई देता है सबसे पहले? अच्छा बेटा, उगता कहाँ है सबसे पहले? कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश। परंतु दिखता कहाँ है सबसे पहले? कोणार्क के सूर्य मंदिर में सबसे पहले हमें सूर्य के प्रकाश की रोशनी दिखाई पड़ती है, ये भी थोड़ा याद रखना है। क्लियर? अच्छा, इसको रथ मंदिर भी बोला जाता है, ब्लैक पकोड़ा बोला जाता है। रथ मंदिर क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें 7 घोड़े लगे हुए हैं और 12 पहिए हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रथ मंदिर बोला जाता है। बेटा रथ मंदिर और भी है, पल्लव रन आपके पल्लव में, कहां पर? तमिलनाडु में, जिसमें 7 रथ मंदिर है, वो अलग है। युधिष्ठिर का मंदिर है ना, द्रौपदी का है ना, पांडवों के मंदिर है, तो वो कहाँ है? तमिलनाडु में। इसको हम सिर्फ रथ मंदिर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये रथ के आकार का है, जब इसको आप देखोगे। अच्छा नोट पे भी है ये, नोट पे भी आई थिंक 50 के नोट पे होना चाहिए, 20 के में, है ना, लिखा हुआ भी होगा यहाँ पे कहीं होना चाहिए, है ना, अभी देखते हैं, है ना 50 होना चाहिए, आई थिंक 50 के इस पे होना चाहिए, अभी देख लेंगे, लिखा हुआ होगा, डोंट वरी। तो बेटा पहला क्वेश्चन कि इसको बनवाया किसने? इसको रथ मंदिर बोला जाता है, यस और नो? अच्छा इसको बनवाया किसने है? 10 के पे है, ठीक। देखिए गंग वंश याद रखना है, गंग डायनेस्टी का नरसिंह वर्मन, ये कौन सा बेटा? यहां लिख देता हूं मैं, नरसिंह देव प्रथम। अच्छा नरसिंह देव प्रथम ने ये बनवाया है, और बेटा नरसिंह वर्मन प्रथम ने आपके जो पल्लव है, जो रथ मंदिर है, कहाँ के? तमिलनाडु के, उनका निर्माण किसने करवाया है? तो आप कहोगे पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन ने करवाया है। क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो थोड़ा सा याद रखना है कि यहाँ पर नरसिंह देव है जो गंग वंश का है, वहां पे नरसिंह वर्मन है जो पल्लव वंश का है। क्लियर? तो थोड़ा सा ये याद रखना है कि गंग वंश, बस गंग वंश का नरसिंह देव याद रख लेना। यहाँ पर बेटा 7 घोड़े हैं
और यहाँ पर ये क्या करता है, मतलब ये आगे की ओर खींच रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि ये पूरे रथ को, सूर्य भगवान को ये आगे की ओर खींच रहे हैं, ऐसा सहायता करने के लिए रथ को खींच रहे हैं। मतलब ये क्या बताता है, तो सप्ताह के 7 दिन बताता है, जो मैंने बताया। इसको ब्लैक पगोड़ा क्यों बोला जाता है, तो आप कहोगे क्योंकि ये जहाज को अपनी ओर खींच लेता था और उनको नष्ट कर देता था। क्योंकि बेटा जहाज जब आएंगे और जब मैग्नेटिक पावर जोर से लगेगी तो स्पीड से आएंगे, कंट्रोल हो नहीं पाएंगे, और जहाज आकर के सीधे किससे ठुका जाते हैं, इनसे, है ना, आकर के किनारे पर ठुका जाएगा, है ना, पानी रहेगा नहीं, तो आकर के जहाज में क्या हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या हो जाएगा, जहाज पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्लियर है क्या? तो ये चीजें आपको थोड़ी सी याद रखनी है। डन? बताइए, इतना क्लियर है क्या? आगे बढ़े। हाँ बताइए। बीच, चंद्रभागा ब्रिज, चंद्र और भागा, है ना, चंद्रभागा बीच पे कौन सा मेला? रेत के डिजाइन, ओके ओके, वो वाला मेला भी कहाँ लगता है? चंद्रभागा मेला, रेत कला। एक क्वेश्चन और, कि रेत कला महोत्सव भी कहाँ होता है, तो आप कहोगे कि चंद्रभागा बीच में, और ये भी कहाँ पर है, उड़ीसा में। और उड़ीसा में भी हम बात करेंगे कोणार्क मंदिर के पास में ये होता है ना। चलिए आगे बात करते बेटा, ये कौन सा लिखा हुआ है, तो आप कहोगे कि महाबलीपुरम। महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह, महाबलीपुरम आपको नाम से याद हो रहा होगा, महाबलीपुरम कहाँ पे, तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में पूरा का पूरा शहर ही बना, बस बोल दो इसको आप कि पूरा का पूरा क्या है, तो आप कहोगे कि सर ये पूरा का पूरा क्या है, शहर है महाबलीपुरम, है ना। क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा शहर है, और इसमें अलग अलग स्मारक है, उनको किस में शामिल किया गया है, तो यूनेस्को में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 1984 में। दिखता कैसा है, तो अच्छा ये ऐसा दिखता है। अच्छा ये आप बता सकते हो कि दक्षिण भारत के, हाँ सर, सर वो आने वाले थे क्या, चले गए? चलिए, तो ये चीज हो जाएगी कि महाबलीपुरम में बेटा जो मंदिर बने हुए हैं कैसी शैली में बने हुए हैं, नागर शैली में। नागर शैली में क्यों बनेंगे, विमानन शैली बेटा, मंदिरों को जो बनाया जाता है विमानन शैली, ऊंचे ऊंचे है, द्रविड़ शैली होती है, विमानन शैली होती है ना। तो ये दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर है बेटा किस शैली में बने हुए हैं, विमानन शैली में। मतलब आप देखोगे कि सारे के सारे आपको मंदिर कैसे मिलेंगे, ये बना हुआ मंदिर है, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, और ये ऊंचे ही होते जाते हैं, यस और नो। और ये ऐसे होते जाएंगे, और इनके चारों साइड आप देखोगे कि चारों साइड में क्या मिलती है, तोरण द्वार, यहाँ पर गेट मिलता है, और गेट मिलता ही है, इसके साथ में बाउंड्री मिलती है, इसके साइड में जल के लिए आपको क्या मिलता है, जल के लिए जल कुआं मिलता है ना, बावड़ी बोलते हो आप, वो भी मिलता है। तो दक्षिण भारत में सारे के सारे ऐसे ही मिलेंगे आपको, है ना। बाकी उत्तर भारत में कम मिलते हैं, उत्तर भारत में पानी की जगह कम है, नदियों, और ये जो दक्षिण भारत के सारे नदियों किनारे बने बने हुए हैं, है ना, कोई भी नदी कहीं ना कहीं से आ ही रही होती है ना। चलिए, तो महाबलीपुरम के बारे में देखते हैं कि महाबलीपुरम है कहाँ पर। पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि बेटा है कहाँ पर, तमिलनाडु में। अच्छा, तमिलनाडु में किसने बनवाया था, पल्लव वंश में है। कौन से वंश में बनवाया, पल्लव वंश में। अच्छा किसने बनवाया था, तो आप कहोगे, यहाँ पर लिखा नहीं है क्या रथ मंदिर का, तो बेटा यहाँ हम बात करेंगे नरसिंह। नरसिंह एक बार सर्च कीजिएगा, किसने बनवाया, नरसिंह वर्मन, है ना, पल्लव वंश के द्वारा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनवाया गया। कौन से वंश में, पल्लव वंश के द्वारा इसको बनवाया गया। अच्छा इसको क्या बोला जाता है बेटा, सप्त पगोड़ा बोला जाता है, सेवन पगोड़ा। क्या बोलेंगे, सेवन पगोड़ा बोलेंगे। सेवन पगोड़ा क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम बात करेंगे बेटा पांडव कितने थे, 5, है ना। तो यहाँ पर 7 रथ मंदिर है। अब 7 रथ मंदिरों में कौन कौन से मंदिर आ जाएंगे, तो आप तो कहोगे कि सर 5 पांडवों के मंदिर, और 5 पांडवों के बाद में एक द्रौपदी का मंदिर, कितने हो गए, 6, और एक कृष्ण भगवान का मंदिर हो गया, कितने हो गए, 7। इसीलिए बेटा इसको क्या बोला जाता है, सप्त पगोड़ा बोला जाता है, 7 पगोड़ा। अच्छा ब्लैक पगोड़ा की बात करेंगे, किसे बोला जाता है, कोणार्क को। अच्छा सप्त पगोड़ा किसे बोलेंगे, रथ मंदिरों को, है ना, महाबलीपुरम को बोलते हैं। अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि रथ मंदिर में सबसे बड़ा रथ मंदिर किसका, तो आप कहोगे कि सर सबसे बड़े पांडवों में सबसे बड़ा कौन, युधिष्ठिर। सबसे बड़ा कौन था, युधिष्ठिर था, इसीलिए सबसे बड़ा रथ मंदिर किसका, युधिष्ठिर का। अच्छा सबसे छोटा रथ मंदिर कौन, द्रौपदी का।
है ना, क्योंकि इसको बाहर से लाया था ना भाई, इसीलिए इसको मान्यता कम देंगे वो, इसीलिए सबसे छोटा रथ मंदिर किसका हो जाएगा, होना चाहिए था, परंतु वहां पर युधिष्ठिर, धर्मराज किसको बोला गया, युधिष्ठिर को, इसीलिए सबसे बड़े वही थे, इसीलिए सबसे बड़ा मंदिर किसका है, युधिष्ठिर का, और सबसे छोटा किसका हो जाएगा, तो आप कहोगे कि द्रौपदी का हो जाएगा। बस इतनी चीजें आपको इसमें याद रखनी है। इसमें हो गया महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम कब शामिल किया गया उन, क्या बेटा, हाँ रथ मंदिर बोला जाता है इसे भी, है ना, और रथ मंदिर कितने हैं, तो 7 रथ मंदिर है, टोटल कितने हो जाएंगे, 7 रथ मंदिर, जिसे सेवन पगोड़ा बोला जाता है। अच्छा टाइम हो रहा है क्या, टाइम हो रहा है, ये मन का, एक मिनट दीजिएगा गाइस। चलिए डन, इतना क्लियर है क्या बेटा, सभी लोग बताइए, थोड़ा सा मुझे बताइएगा, क्लियर है इतना, किसी कोई डाउट यहां तक, एनीवन, बेटा वॉइस क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, 1984 हो गया, 1984 के बाद में आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर अगला लिखा हुआ है बेटा, क्या लिखा हुआ है देखो 1985 में। अच्छा अभी तक कितने हो गए, तो आप कहोगे सर आपने हमें सबसे पहले कौन सा बताया, तो सबसे पहले अजंता, फिर एलोरा, अजंता एलोरा, फिर उसके बाद में आगरा का किला, फिर उसके बाद में ताजमहल, 4, फिर उसके बाद में कोणार्क, कोणार्क के बाद में फिर मैंने आपको बताया महाबलीपुरम, कितने हो गए, 6 हो गए। अब उसके बाद में हम बात कर रहे हैं किसकी, केवलादेव घाना पक्षी विहार, है ना, केवलादेव घाना पक्षी विहार कहाँ पर है, राजस्थान में, बेटा इसको भरतपुर पक्षी विहार भी बोलते हैं, भरतपुर में है, और इसके बारे में ऐसा माना जाता है कि आपने, अच्छा एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ बेटा, बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं, बर्डमैन ऑफ इंडिया, पक्षी, हाँ पक्षी राजा, है ना, आपने मूवी भी देखी होगी रोबोट, है ना, तो पक्षी वैज्ञानिक या बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, बताइएगा बेटा, बर्डमैन ऑफ इंडिया बोलते हैं सलीम अली को, डॉक्टर सलीम अली, किसको बोलते हैं, डॉक्टर सलीम अली को, और डॉक्टर सलीम अली ने जितने भी पक्षियों पर क्या किया, अध्ययन किया, वो सारा का सारा कहाँ किया, भरतपुर पक्षी विहार में, इसको हम केवलादेव या इसी को हम घाना पक्षी विहार भी बोलते हैं, और ये भरतपुर राजस्थान में है ना, तो यहाँ पर किया। और इसके बारे में एक फैक्ट ये भी है कि यहीं पर जो सारस एक क्रेन है, सारस जानते हो, पक्षी होता है क्रेन, जो साइबेरिया से बेटा गर्मी के समय में क्या होता है ना, माइग्रेट करता है, वहां से उड़ करके कहाँ आ जाता है, इधर आ जाता है, मतलब पूरे एशिया में अगर मैं बात करूंगा, साइबेरिया से आने वाले सबसे ज्यादा पक्षी कहाँ आ जाएंगे, यहीं पर आते हैं, और यहाँ पर बेटा ये आते हैं, रुकते हैं, और 2-3 महीने के बाद में वापस चले जाते हैं, ये आते गर्मी के समय में, हाँ, है ना, हाँ मामा के घर जैसे अपन भी आते हैं गर्मी में छुट्टी मनाने के लिए, वैसे ये भी कहाँ आते हैं, मामा के घर पे छुट्टी मनाने के लिए आते हैं। परंतु हुआ ये 2014 के बाद से, अब लोगों को पता चल गया कि भैया यहाँ पर कौन आते हैं, सारस आते हैं, है ना, सारस क्रेन, क्रेन आते हैं, तो लोगों ने इनकी हंटिंग करना चालू कर दिया, इनको निपटाना चालू कर दिया कि भैया खाने में स्वादिष्ट होते हैं, तो उनको लगा कि भैया अब इंडिया में जाएंगे मामा के घर, तो मामा के घर से वापस आ नहीं पाएंगे, और आ नहीं पाएंगे तो इससे अच्छा है जा ही ना, तो 2014 के बाद से जो सारस क्रेन है
भारतपुर पक्षी विहार, जो आपका घाना पक्षी विहार है, वहां पर आना क्या कर दिए है इन्होंने, कम कर दिया है। तो थोड़ा सा ये भी आप एक क्वेश्चन आरपीएससी में पूछा गया था कि जो साइबेरियन क्रेन है, साइबेरिया से, साइबेरिया बोले तो अपन सेंट्रल एशिया ले सकते हैं, है ना, है ना, एशिया में ऊपर की तरफ, एशिया। तो अगर बात करें तो वहां से आते हैं, और ये आते कहाँ है, भरतपुर में, है ना। भरतपुर आपका कहाँ, राजस्थान में आते हैं। तो वहां पर इन्होंने आना अब क्या कर दिया, कम कर दिया, क्योंकि वहां पर हंटिंग होने लगी, और हंटिंग होने लगी तो आप कहीं भी जाकर के ज़्यादा दिन सर्वाइव कर पाओगे क्या, नहीं। इसीलिए इन्होंने धीरे धीरे क्या कर दिया, आना कम कर दिया। अभी तो दो चार आपको दिख भी जाएंगे, परंतु आने वाले समय में हो सकता है कि जैसे पहले बड़ी तादाद में आते थे, वो पूरी तरह से धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। बंद क्या कहते हो आप, ये विलुप्त ही हो जाएंगे। आने वाले कुछ समय में क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि ये बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगे। क्लियर है क्या। तो आपको याद रखना है कि कहां पर है सिक्योरिटी वगैरह, नेशनल पार्क है अपना केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। पर ये चीज है ना कि वो सिर्फ नेशनल पार्क में अंदर सिक्योरिटी होगी, है ना, एक एरिया है। अब मान के चलो मैंने कहा कि अपना एमपी नगर भोपाल, हम एमपी नगर में हैं, अब मैंने कहा किसी को बुलाया एमपी नगर में, भाई हो सकता है वो एमपी नगर में आने से पहले कहाँ रुक जाए, अशोका गार्डन में रुक जाए। इधर से होशंगाबाद से आ रहा है, वो होशंगाबाद में इंडस टाउन रुक जाए, है ना। अब वहां पर उसको मिल गए कौन, खाने पीने वाले, उनको लगा कि अच्छे प्योर वेजिटेरियन तो ये है नहीं, प्योर भोपाली मिल गए। उनने उसको देखा कि भैया आ जा, वो भी सीधा साधा ठहरा, रुका, और रुका, उसको भोपाली ने पकड़ा और उसको बोला कि इसको तो शाम में तलेंगे हम, है ना, इसकी बिरयानी बनाएंगे शाम को, है ना। तो ऐसे लोग जो, जिनको बाहर मिल जाए, अंदर है तो सेफ है, अगर वो आउट ऑफ एरिया है ना, तो आउट ऑफ एरिया में क्या है, डेंजर है। तो थोड़ी सी ये भी चीज आपको याद रखनी है। क्लियर है क्या। तो कहां पर हो जाएगा, सारस को हंस आप बोल सकते हो, है ना। अब तो हंस भी खत्म ही हो गए, है ना, होते अलग अलग है वैसे। तो क्रेन ये सारस अलग होता है, हंस अलग है। हंस थोड़ा साइज में बड़ा हो जाएगा, है ना, क्रेन थोड़ा छोटा होता है, सारस, है ना, ये है। तो ये कहाँ पर है, केवलादेव। अच्छा, इसके बारे में कुछ फैक्ट लिखे हुए देखिए, है ना, इसको बता देता हूँ, देखिए। अच्छा, ये राजस्थान की, अच्छा इसके बारे में एक फैक्ट, अभी तक हम जितनी भी हमने 6 की 6 साइट पढ़ी, वो किसी न किसी के द्वारा बनवाई गई थी, है ना। और ये कैसी है, नेचुरल साइट है, इसको किसी ने बनाया क्या, इसमें पेड़ पौधे हैं, किसी ने लगाया क्या, नहीं। तो पहली प्राकृतिक साइट कौन सी हो जाएगी, तो आप कहोगे कि सर केवलादेव है ना। बताइए बेटा, सभी को क्लियर है क्या, है ना। हाँ, वो भी अब धीरे धीरे खत्म ही हो चुके हैं। हाँ, रामसर साइट भी है, आर्द्रभूमि है ना, झील है यहाँ पे, आर्द्रभूमि है, और ये सबसे ज्यादा संवेदनशील भी है। अगर हम बात करेंगे कि संवेदनशील जोन है, मतलब आप कह सकते हो इसको कि ये, इसमें जितने भी लोग हैं, है ना, मतलब जितने जीव जंतु है, अगर इनको अगर सही साथ नहीं रखा गया तो आने वाले समय में खत्म पिक्चर है ना। इसीलिए इसको किसमें भी घोषित किया गया है, रामसर साइट में भी घोषित किया गया है, आर्द्रभूमि है। और आर्द्रभूमि के बारे में आप जानते हो, वर्तमान में इंडिया में कितनी आर्द्रभूमि, वेटलैंड्स 89 हो चुकी है वर्तमान में। हाँ, 4 और जुड़ गई। अगर बात करेंगे हम एक महीने पहले की, तो 85, 85, और वर्तमान में कितनी, 89। रामसर साइट, ये होता है आर्द्रभूमि, जो होती है वेटलैंड। वेटलैंड मतलब कि जहां पर नमी, मॉइस्चर, दलदल ज्यादा होता है, जीव जंतु ज्यादा पाए जाते हैं, ऐसी भूमि को हम आर्द्र भूमि में शामिल करते हैं उनके संरक्षण के लिए। तो वर्तमान में इंडिया में कितनी है, 89। और 89 में भी अगर आपसे राज्य पूछ ले कि सबसे ज्यादा किसमें है, तो आप कहोगे सर तमिलनाडु में सबसे ज्यादा। और दूसरे नंबर की बात करेंगे तो दूसरे नंबर पे बेटा उत्तर प्रदेश, एक में 18, हाँ एक में 10। ये भी आपको करंट का क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। क्लियर है क्या। चलिए आगे बात करें। यहां फिर लिखा हुआ है बेटा कि आर्द्रभूमि है, बता दिया मैंने। अच्छा, आर्द्रभूमि के बारे में अगर बात करूंगा तो आर्द्रभूमि के लिए, आर्द्रभूमि साइट है बेटा ये, है ना, ये क्या होगा, आर्द्रभूमि साइट होगी। अगर यहाँ बात करूंगा तो रामसर साइट, रामसर क्या है, तो रामसर ईरान में है,
ईरान, और ईरान में कौन सी जगह है? रामसर शहर का नाम है। इसको हम क्या बोलते हैं? रामसर कन्वेक्शन बोलते हैं। कब होता है? तो आप कहोगे कि सर 2 फरवरी 1971 को होता है। और 2 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? तो वेटलैंड डे मनाते हैं, आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। क्लियर है क्या? आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। इंडिया में टोटल मिला के आर्द्रभूमि कितनी है? 89 है। इसमें से मैक्सिमम कहाँ पर है? तमिलनाडु में पहले नंबर पर, और उसके बाद में बात करेंगे बेटा तो यूपी में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा है। क्लियर है क्या? बायोस्फीयर रिजर्व एमपी का पहला रामसर साइट आपका कह सकते हो पचमढ़ी, है ना? बायोस्फीयर रिजर्व में भी है, इसमें भी है। उसके बाद में बात करें, ये बेटा संवेदनशील है, अभी मैंने बताया मोर्टेक्स रिकॉर्ड में शामिल है, बस संवेदनशील है नहीं पूछा जाएगा, छोड़ देना, है ना? संवेदनशील है। साइबेरियन क्रेन यहाँ पर आते हैं, मैंने आपको बताया। इसको घाना पक्षी विहार भी बोलते हैं, है ना? घाना पक्षी विहार बोलते हैं। ये आपके सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली की कर्मस्थली है। सलीम अली ने यहाँ पर क्या किया है? तो आप कहोगे यहाँ पर सबसे ज़्यादा कार्य किया है। क्या किया है? सबसे ज़्यादा कार्य यहीं पर किया है। क्लियर है क्या बेटा? सभी लोग बताइए थोड़ा सा मुझे। और भारत में अगर इसके बाद में नेचुरल साइट की और मैं बात करूंगा तो एक और याद रखना कि जैसे केवलादेव है ना, वैसे ही क्या है? लोकटक, लोकटक झील भी है, ये भी संवेदनशील है मणिपुर में। और ईस्टर्न की, या मैं बात करूं पूर्वी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? तो आप कहोगे लोकटक झील हो जाएगी। तैरता हुआ नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ, है ना? लेमाटोल पहाड़ी के साइड में है ना? मणिपुर में मणि पहाड़ी आप बोल सकते हो, उस पे है। बताइए इतना क्लियर है क्या? ये आपकी घाना पक्षी विहार 7वें नंबर की साइड भी आपकी कंप्लीट होती है। अच्छा, यहाँ तक तो बेटा आपको याद हो जाएगा, मतलब कोई पूरा अगर याद नहीं भी होता है तो थोड़ा तो आपको पॉइंट याद हो ही जाएंगे, है ना? कि अगर क्वेश्चन आता है, अगर डीप वाले नहीं भी आएंगे तो आपसे ऊपर जो क्वेश्चन बनेंगे वो सारे बन जाएंगे। इतना मैं कह सकता हूँ कि हाँ, थोड़े तो नहीं भी बनेंगे पर कुछ क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। बताइए यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो क्लास को यहीं तक रखे या इसको कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा आई थिंक ये, है ना? क्लास को यहीं तक रखते हैं आज की। बताइए बेटा बाकी लोग, है ना? बेटा क्लास को यहीं तक रखे आज, है ना? बाकी हम कल की क्लास में देखते हैं, है ना? चलिए, चलिए गाइस, थैंक यू।